180 दिन आप अंदाज लगाइए। 6 महीने साल भर का पूरा अनाज, यहां तक कि पानी भी भर के ट्रैक्टर में चल रहे हैं। मुद्दा इस प्रस्ताव पर है कि क्या जो भी उनकी मांगे हैं, न्यूनतम समर्थन मूल्य, नमस्कार, मैं हूं आलोक मेहता। एडिटर्स आई में आपका स्वागत है। भारत में किसान सड़क पर और सरकार मुश्किल में, बातचीत जारी। मुद्दा न्यूनतम मूल्य दिया जाए सरकार की तरफ से, मिनिमम सपोर्ट प्राइस, न्यूनतम समर्थन मूल्य। कितना खर्च आएगा? कोई कहता है सब मिला दिया जाए तो 10 लाख करोड़, कोई कहता है नहीं 4-5 करोड़ ही होगा। हिसाब किताब तो देखा। सवाल है कि भारत के किसान, यदि आप उसको इस हिसाब से जोड़ें कि कौन खेती पर निर्भर है या खेती से जुड़े हुए हैं, निर्भर भी नहीं कहना चाहिए, जुड़े हुए हैं, लगभग 20 करोड़ की संख्या मोटा एक अनुमान बताती है। और ऐसी दृष्टि से जो छोटे किसान हैं उनकी संख्या कितनी है? वो करीब 80 से 85% है छोटे किसान। 15% किसान वो हैं जो इस मुद्दे पर ज्यादा उत्तेजित दिखते हैं, जिनके पास अधिक साधन है, सुविधाएं हैं और संपन्न भी हैं। सब चाहते हैं कि जितना अनाज पैदा हो, जितना तिलहन पैदा हो, जो दालें पैदा हो, उन सब का समर्थन मूल्य घोषित कर दिया जाए और उसकी गारंटी हो, सरकार कानून ही ऐसा बना दे। हम इससे जुड़ा एक दूसरा मुद्दा भी साथ में उठाना चाहते हैं। ठीक है, जितनी मांगे हैं यदि उसको मान ली जाए, अधिकांश सरकार ऐसा तो नहीं है कि 100% मांग सकती है, लेकिन मान लिया जाए, तो क्या किसान इस सवाल पर और इस सुझाव पर या इन प्रस्तावों पर, जो पिछले वर्षों के दौरान उठता रहा और दबता भी रहा, कि आप जो बड़े किसान हैं, जिनकी आमदनी लाखों नहीं करोड़ों में होती है, और मैं इसलिए नहीं कह रहा हूं कि अभी आप सोशल मीडिया में जाएं, जो पंजाब से जो आंदोलनकारियों के साथ में जो लोग हैं, उन्होंने बाकायदा दावे के साथ कहा है ऐसा नहीं है, हम सड़कों पर उतरे हैं सही कीमत के लिए, हम करोड़पति हैं। और इसीलिए आप देखिए 180 दिन आप अंदाज लगाइए। 6 महीने साल भर का पूरा अनाज, यहां तक कि पानी भी भर के ट्रैक्टर में चल रहे हैं। उनके पास इतनी क्षमता है, संपन्न होंगे नेचुरली जब करोड़पति किसान समर्थक। और बाद में पता चलता है कि जो करोड़पति कहते हैं उनका और भी कुछ व्यापार है। कोई जूते की दुकान ही, मतलब दुकान ने जूते का भी व्यापार करते हैं, और कहने को कृषकों के साथ है, जो कृषि उनके पास खेती की जमीन भी, उससे भी आमदनी होती है। तो करोड़पति किसान भी हैं और ऐसे किसान भी हैं जो पूरे साल में, मतलब उनके पास 4 लाख या कुछ भी जो बीज मिलता है सरकार से, कुछ रियायती दरों पर मिलता है, कुछ सब्सिडी मिलती है, केंद्र सरकार से मिलती है। लेकिन मुद्दा इस प्रस्ताव पर है कि क्या जो भी उनकी मांगे हैं, न्यूनतम समर्थन मूल्य MSP यदि दे दिया जाए, तो क्या जो बड़े किसान हैं, जिनकी आमदनी अधिक है, कृषि आमदनी पर टैक्स, सुने ना, झटका लगेगा, सुनकर के झटका लगता है। वो आंदोलनकारी तो और उग्र हो जाएंगे हमारी बात सुनकर, आप टैक्स की बात कर रहे हैं। मैं छोटे किसानों पर टैक्स 85% तो जब उसमें आएंगे ही नहीं, चूंकि वो तो उनके पास छोटी जमीन है, उनके पास आमदनी भी लिमिट है, मंडी में जाते हैं, कहीं व्यापारी को देते हैं, सरकार खरीदती है, कुछ अपने लिए बचा करके रखते हैं। सवाल यह है कि जो एग्रीकल्चर इनकम पर जो भारत में आयकर के नियम है, उसमें छूट है। आप यदि खेतीबाड़ी से जो इनकम हो रही है, आप चाहे अनाज पैदा कर रहे हैं, चाहे फल पैदा कर रहे हैं, जो जमीन से पैदा हो रहा है चीजें, फल भी जो पेड़, वैसे पेड़ पर लगता है, लेकिन पेड़ तो जमीन पर ही होगा, उस पर कोई टैक्स नहीं है। भारत का एक वर्ग, जो मध्यम वर्ग है, जो शिक्षित वर्ग कह सकते हैं, या जो दूसरे काम में जुड़ा है, चाहे वो आया है किसान परिवार से, लेकिन मान लीजिए वो मध्यम वर्ग का है और उसकी आमदनी साल भर में लगभग 10 लाख रुपया भी है, तो उसको तो टैक्स देना है।
कानून तो कहता है कि टैक्स तो देना ही है। अभी एग्जाम्पशन भी सारा मिला करके 7 लाख यदि किया हुआ है, लेकिन उसकी आमदनी 10 लाख होती है तो उसको टैक्स देना होगा। लेकिन जो किसान माने उस भूमि के मालिक जिनके पास ज्यादा है, सारे कानून कायदे के बाद भी जिन तरीके से जिनके पास अधिक है, उन्नत जहां पर खेती हो सकती है, जहां पानी भी अच्छा है, जहां धूप भी अच्छी है, जहां बीज भी अच्छा लगाया, उनकी आमदनी यदि 20 लाख, 40 लाख, 50 लाख, कहीं कहीं यदि बड़ी है, आपस में परिवार बड़ा है और खेती खाद बहुत सारी है, करने वाले लोग भी है, मजदूर रख लिए गए हैं, तो वो यदि ज्यादा उनकी आमदनी होती है, लेकिन उसके बाद भी उस पर टैक्स नहीं है। फूल यदि अब उसको भी यदि पेड़ से उससे निकला हुआ है और वो भी एक एग्रीकल्चर इनकम में दिखा दिया गया, चाहे आप संपादक हो, चाहे आप वकील हो, चाहे आप प्रकाशक हो, चाहे आप बड़े अधिकारी हो, और चाहे आप बड़े नेता हो, किसानों के नेता हो या मजदूर के नेता हो या संपन्न लोगों के नेता हो, नेता हैं, लेकिन यदि आपके पास अच्छी खासी जमीन है, खेती होती है, तो अपनी उस आमदनी को उतनी, आपका जो चार्टर्ड अकाउंटेंट है वो एग्रीकल्चर इनकम पर पूरा ही आपको माफ करा देगा। और कहने को तो हमारे कुछ मित्र ये भी बताते हैं कि कई लोग जो ऐसे जिनके पास नगद राशि आती है, वो उसको इनकम टैक्स में बचाने के लिए एग्रीकल्चर दिखा देते हैं कि कृषि से हमको ये आय हो रही है, कई लाख में होती है, चाहे उन्होंने फूल ही लगा रखे हो, फ्लावर, बड़े बड़े फार्म हाउस में यदि उसमें उन्होंने अपनी कुछ खेती की है, कुछ उसमें अनाज पैदा किया है, कुछ वैसा किया है, जिनके पास बड़े फार्म हाउस हैं, मैं उनकी बात कर रहा हूं। या ऐसी कंपनियों के मालिक भी हो सकते हैं जिन्होंने बड़े पैमाने पर कहीं जमीन अपने लोगों के लिए या किसी फार्मिंग के लिए ले रखी है, अपने इंडस्ट्रियल एरिया के आसपास ले रखी है, और उसमें वो कोई फल, सब्जी, अनाज से जो पैदा करते हैं, तो उनका चार्टर्ड अकाउंटेंट उसको भी किसी नाम से, किसी ढंग से उसको एग्रीकल्चर इनकम में दिखा सकता है। इंडिविजुअल नाम पर यदि जमीन दे दिया गया, चाहे आप सिनेमा के कलाकार हों, कोई बड़े नामी मशहूर व्यक्ति हों, या मशहूर कंपनी के मालिक से जुड़े हुए हैं, उनके साथ है, आप एग्रीकल्चर इनकम में आपने दिखा दिया। सवाल यह है कि जब इस तरह की बात की जाती है कि हमारे यहां ये माना जाता है कि भाई ठीक है, 2021-22 में, अभी मतलब पिछले 2 वर्ष पहले तक ये माना गया कि साहब सरकार ने करीब 2.5 लाख करोड़ की तो खरीदी की अनाज की, और उसके बाद भी करीब 1.5 लाख या उसको कहीं दाल, तिलहन वगैरह इसके लिए अलग कर लिया गया, तो 4-4.5 लाख करोड़ तो वैसे भी उसकी खरीदी कर रहा है। जब इतने करोड़ की खरीदी कर रहा है सरकार, तो पहले से वो कर रही है और हर साल बढ़ा रही है इनकम, लेकिन जब टेबल पर बैठ करके चर्चा की जाती है, तो ये क्यों नहीं कहा जाता कि भाई नेतागण, बिल्कुल छोटे किसानों को लिए जो मूल्य है उसकी गारंटी हो सकती है, लेकिन इस बात की भी गारंटी दी जाए कि जो इस तरह के बड़े संपन्न हैं, जिनके पास बड़ी बड़ी गाड़ियां हैं, BMW हैं, या एम्बेसडर, जो अब एम्बेसडर तो चलती नहीं है, लेकिन दूसरी नई एक से एक गाड़ियां तो आ गई हैं, चलिए 1 करोड़ की गाड़ी ना भी हो, 20 लाख की हो, 8-15 लाख की हो, या ट्रैक्टर है जिनके पास दूसरे और अत्याधुनिक साधन है, मशीनों से भी अब तो जितना सुविधाएं हो रही है, मशीनों से भी खेती बाड़ी करने की सुविधाएं हो गई है, उसको पहुंचाने के लिए उनके पास इंतजाम है। ऐसी स्थिति में क्या उन किसानों पर भी आप टैक्स, जिससे कि भाई आप जब समर्थन मूल्य देंगे, छोटे किसानों के लिए सहायता करेंगे, क्योंकि अभी भी बीज देने के लिए, खाद देने के लिए, सिंचाई के लिए, बिजली के लिए हर तरह की सब्सिडी के प्रावधान है, और छोटे किसानों को जो 10,000 रुपए से 6,000 रुपया तो प्रधानमंत्री की योजना से, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब से आए हैं तब से कई ऐसी घोषणाएं करते रहे, और इस घोषणा का एक अंग ये भी है, ये सही कि भारत पे गरीबी दूर करना उनका एक बड़ा एजेंडा है, तो उन्होंने 80 करोड़ लोगों को, इसी जो अनाज खरीदते हैं वो कोई सरकार अपने जेब में तो रख नहीं सकती, किसी खजाने में भर करके अनाज रख लेगी, भंडार भी मुश्किल होते हैं, कई जगह सड़ने की रिपोर्ट आती है, हम ही लोग उसको प्रचारित भी करते हैं, अखबारों में छापते हैं, टीवी पर बोलते हैं कि देखिए अनाज वहां सड़ गया। तो 80 करोड़ लोगों को मुफ्त अनाज देने की जो योजना है, अच्छा तो है, अच्छा लगता है, दावा भी किया जाता है और हम उसका स्वागत, गरीब आदमी भूखा न मरे भारत में, दूसरे देशों में इससे भी ज्यादा कठिनाइयां हो सकती है, लेकिन जब उनको आप अनाज देते हैं और उनको पास यदि थोड़ी सुविधाएं हैं और दूसरे काम भी कर सकते हैं, तो खेती के लिए काम करने वाले मिलने मुश्किल हो गए हैं मजदूर।
आप उसका दूसरा पहलू देखिए। इसीलिए किसान कहता है हमारा बड़ा महंगा हो गया है, जो असली काम खेती करा रहा है या खेती के साथ जुड़ा दूसरा व्यवसाय कर रहा है। अब तीसरा एक और पहलू है, बड़ी पश्चिमी देशों की तरह सब कुछ सूचना के अधिकार के तहत जानकारी सरकार क्या खर्च करती है, सरकार का क्या खर्च हो रहा है, हिसाब किताब बिल्कुल संसद में तो रखा ही जाता है। और पश्चिम वालों ने ही हमें बहुत ज्यादा इस तरह के ज्ञान देते ही हैं कि भाई यहां पर आंदोलन भी करना हो तो मानव अधिकार के नाम पर, किसान अधिकार के नाम पर, या कम्युनिस्ट कंट्रीज के जो पुराने विचारधारा के लोग हैं, आज भी मार्क्सवादी इस पूरे जो आंदोलन किसान के चलते हैं, पिछले 2 वर्ष पहले चले, अभी भी चल रहा है, उसमें बड़ी सारी यूनियन, उनका खुद का दावा है। मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी, जितने वामपंथी दल, संगठन, ऐसे कितने 100-200 संगठन भी इससे जुड़े हैं, उनसे जुड़े नेता, तथाकथित नेता कितने उनके हैं, लेकिन हाँ, वो एक अपनी विचारधारा के आधार पर उसको आंदोलन को उद्वेलित करते रह के सत्ता में बदलाव की कोशिश करते हैं। उनसे ये कहा जाए, क्योंकि उनको तो बाहर इस अधिकारों के नाम पर अमेरिका, यूरोप से भी बड़ी सहायता मिलती है, बड़ी एनजीओ को लेकर के तो कुछ अंकुश सरकार लगा रही है, लेकिन फिर भी चलिए अधिकृत रूप से जो घोषित रूप से है वो करते हैं। सवाल यह है कि क्या यूरोप है, अमेरिका में जो खेती वाले जो सब किसान है उन पर टैक्स नहीं लगता, एग्रीकल्चर इनकम पर टैक्स वहां नहीं है? जी नहीं, ये गलतफहमी है। यूरोपियन यूनियन का रिकॉर्ड देख लीजिए, वहां पर कुछ सीमा तक सब्सिडी वगैरह की सुविधाएं हैं, लेकिन उन पर भी आमदनी पर टैक्स की प्रावधान है। भारत में समाजवादी व्यवस्था, जैसे आपने कहा ना, प्रारंभ में जो हमारी आजादी के बाद 50-60 वर्ष सरकार रही, समाजवादी विचार के नाम, मतलब कुछ मार्क्सवादी जो असर होता था, कम्युनिस्टों का असर, सोवियत रूस उस समय जब था, बाद में तो रूस हो गया, उसके कई टुकड़े हो गए, लेकिन ऐसे वामपंथी या पूर्वी जर्मनी यदि मान लीजिए उस समय जो रहा, या यूगोस्लाविया है या चेक रिपब्लिक रहा, कई ऐसे जो जहां पर कम्युनिस्ट विचारधारा से रहे, हंगरी, पोलैंड में कई तो कंट्री ऐसे थे जिन पर बहुत हावी रहा, उनसे भी भारत यदि प्रभावित हुआ तो हमारे यहाँ यही है कि भाई समाजवादी विचार तो यही है कि आप उन पर कोई एग्रीकल्चर पर टैक्स नहीं होना चाहिए, जबकि अलग बात है। आप ये बताएं कि वहां पर उन देशों में अब जब सब कुछ उदारवादी स्थिति है, उन सब देशों में टैक्स लग रहा है, खास करके पश्चिम यूरोप में, बेल्जियम हो, फ्रांस हो, ब्रिटेन हो, अमेरिका हो, ऐसे यूरोपियन देशों में यदि टैक्स लगता है तो भारत में खेती के नाम पर, कृषि भूमि के नाम पर, कृषि आमदनी के आधार पर टैक्स क्यों नहीं है? और यदि वो टैक्स से मान लीजिए 1 लाख करोड़ भी आ जाता है, 2 लाख करोड़ भी आ सकता है, जब आप यदि देखेंगे बड़े बड़े जो लोग हैं उनका थोड़ा सा जांच पड़ताल तो होगी फिर भी, क्योंकि वो कई तरीके निकाल लेते हैं, 10 नाम रख देते हैं, बेनामी करते हैं, नेता लोग तो और भी करते हैं, नाम तो मैं नहीं लूंगा, लेकिन दिल्ली के आसपास की जमीन में भी कई बड़े बड़े नेताओं के काफी जमीन थी, वो कृषि भूमि की तरह से उसकी आमदनी, और काम खेती कोई और करता है। यमुना पार के इलाकों में जो बड़े बड़े मंत्री रहे उनकी जमीनें रही हैं, जिसके लिए तो वहां नितिन गडकरी को तो वो कानून भी लाना पड़ा ना कि भाई हम जमीन मिल रही तो हम फ्लाईओवर नहीं बना पा रहे हैं, हम कहीं रास्ता नदी को पार करके बनाना है तो वो पुल नहीं बना पा रहे हैं, क्योंकि वो जमीन पर कब्जा लड़ने के लिए कोई वकील होते ही हैं उनके पास, पार्टी के नेता भी वकील ही हैं। तो वो नेतागण भी जब उसको आमदनी दिखाते हैं कि ये कृषि भूमि है, कृषि का हमें आमदनी हो रही है, उससे भी आप देखेंगे कई, यदि आप एमपीज का भी निकालें, मंत्रियों का निकालें, तो वो काफी कृषक समुदाय से हैं, तो होना भी चाहिए, किसान समुदाय के लोग प्रतिनिधित्व करें, इस पर भी कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन क्या उसकी उस आमदनी को जो ठाठ से रह रहे हैं, बंगलों में रह रहे हैं, महलों में रह रहे हैं, उनकी एग्रीकल्चर इनकम को भी क्या टैक्स की फ्री होती है? वो ये कह सकते हैं कि नहीं, एग्रीकल्चर इनकम पर टैक्स नहीं लीजिए, बाकी और जो हमारी इनकम है उस पर ले लीजिए, ये एक और खेल हमारे प्रावधान में। लेकिन यह है कि उसको कैसे मुफ्त दे दिया जाए, उसमें कोई टैक्स न लगाया जाए। तो मेरा सवाल यही है कि दीजिए, समर्थन न्यूनतम मूल्य दीजिए, जबकि हर साल बढ़ता रहा है 10 साल में, तो मानता हूं कि उसमें कानून बनाने से भी हो सकता है कुछ नुकसान ही होने लगे कि भाई उतना ही मूल्य मिलेगा और बाजार में कोई नहीं खरीदेगा तो सब सरकार खरीदे, और मुसीबत है। वो कहते हैं कि बाजार वाला कहेगा कि ठीक है भाई तुम इतना कम दिखाओ, बाकी सब, ये भी एक प्रावधान किया गया। हाँ, जैसा पहले मोदी सरकार आने या उससे पहले भी जो बड़ी प्रचार चल रही थी कि किसान की अनुमति से उस भूमि का अधिग्रहण हो, इस तरह की जो मांग है, उसमें जो पहले कुछ कठोर कानून बने जिसमें कहा गया कि नहीं, जब चाहे सरकार उसको अधिग्रहण कर सकती है और एक कीमत जो हम चाहेंगे वो दे देंगे।
लेकिन मान लीजिए वो कहता है, जैसा एक बड़े किसान नेता जो बाकायदा सरकार के समर्थक भी थे, भारतीय जनता पार्टी के समर्थक थे, नरेश द्रोही, उनका भी तर्क पहले रहा उस समय में, आज से कई वर्ष पहले से भी बराबर वो कहते थे कि नहीं भाई, ये कैसे संभव है कि जब एक मतलब आप कोई आपके पास कोई अच्छा कपड़ा पहना, कोई आपसे कहे कि नहीं 1,000 के बाद 10,000 दे तो कपड़ा थोड़ी उतारेगा। इसी तरह जमीन पर हाँ उसकी अनुमति से, जैसे मैं खुद भी उदाहरण बताता हूं कि हमारे दादाजी की जमीन यदि उन्होंने कहा कि रेल लाइन वहां नहीं थी, रेल लाइन आने के लिए जमीन के कुछ हिस्से से खेत के पास से जाना था, तो उन्होंने कहा कि अरे वो बड़े ही उदार भी थे और अपने इलाके में दूर जाना होता था रेल पकड़ने के लिए, बसों से यात्रा करना पड़ता था भीड़ भाड़ के बीच में, तब तो इतनी गाड़ियां भी नहीं होती थी, या बैलगाड़ी से जाइए उस जगह जहां स्टेशन पर है 5-7-10 किलोमीटर तक उस पर पहुंचिए। तो उन्होंने कहा जमीन ले लें, उस समय कंपनसेशन मान ली 10-20 हजार मिलता भी हो तो नहीं भी मिलेगा तो कोई हर्ज नहीं है। ऐसे कई किसानों ने अपनी जमीन दे करके जमीन का लोगों को दान भी किया, सरकार को भी जमीन दी है, या एक जो न्यूनतम मिल है देकर के खुद भी, चूंकि विकास हो रहा है, यदि पुल बन रहा है, यदि कुछ सड़क बन रही है, उसके लिए देने के लिए हजारों हम लोगों ने दान उस तरह से दिया है, या सरकार ने जमीन अधिग्रहण करके उनको पैसा दिया है। लेकिन हाँ, उसकी अनुमति के बगैर वो नहीं चाहता है और खेती कर रहा है, उसको जबरदस्ती वहां कब्जा कर ले कोई सरकार, राज्य सरकारें करें, क्योंकि कृषि क्षेत्र राज्य सरकारों के अधीन भी है। ऐसी स्थिति में अननेसेसरी उसको अनावश्यक रूप से उस पर उसकी जमीन पर कब्जा न हो, इस तरह की मांगों पर निश्चित रूप से विचार किया जा सकता है। तो देखें, कीमत मिले लेकिन साथ में अधिक मालदार धनपति पूंजीपति उन लोगों से भी कृषि आय के नाम पर जो टैक्स की चोरी होती है, या कहें कि टैक्स बचाया जा रहा है, चोरी तो हम नहीं कहेंगे क्योंकि तो कानून में प्रावधान है, लेकिन हाँ ये कई नामों से कई तरह से जो काम होता है उस पर भी अंकुश लग करके उसे वसूल करने पर कितना विचार किया जाएगा। आप भी विचार करें। एडिटर साहिब हम ये विराम देते हैं। उम्मीद करते हैं कि किसानों का आंदोलन जल्दी शांत हो, समझौता हो और उसका लाभ समाज को मिले, सद्भावना के साथ देश प्रगति करे। एडिटर साहिब आप सब्सक्राइब करें, लाइक करें, अपने मित्रों को ग्रुप्स में भेजें और आपकी अपनी कोई राय हो तो हमें अवश्य बताएं। धन्यवाद, नमस्कार।